ये एमसी अपनी जिंदगी से कुछ खुश नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि इसे रोज अपनी 9 to 5 जॉब पर बंधुआ मजदूरी करने जाना पड़ता है। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है। Emotional damage. तो ये बंदा एक दिन अचानक से हार्ट अटैक से मर जाता है और एक इज़ेकाई वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है, वो भी किसी गरीब के घर नहीं बल्कि रईसों के खानदान में, जो कि मेरा बचपन से सपना है। तो इस वर्ल्ड में एमसी का नाम अर्स लोवेंट है, जिसका जन्म समरफोर्थ देश के मिशन राज्य के कनारा जिले के एक छोटे से शहर लैम्बर्ग में हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी की किताब पढ़ रही हूँ। सो स्टोरी अब डायरेक्टली 3 साल आगे जाती है। तो अब अर्स भी 3 साल का हो चुका है और उसे पढ़ना लिखना भी आता है। वो सब तो ठीक है, पर इसकी हेयर स्टाइल कुछ अजीब नहीं है। अर्स के पास अप्रेजल की एक स्पेशल पावर है, जो कि यहाँ पर किसी के भी पास नहीं है। दरअसल अर्स किसी के भी स्टैट्स देख सकता है, मतलब किसी में क्या क्वालिटीज है। ट्रेनिंग एरिया में बहुत सारे लोग भाले से प्रैक्टिस कर रहे थे। अर्स उन्हीं में से एक बंदे मिलियस के स्टैट्स देखता है और उसे पता चलता है मिलियस एक काफी अच्छा तीरंदाज बन सकता है। अर्स मिलियस से पूछता है क्या उसे धनुष चलाना आता है, पर मिलियस ने तो कभी धनुष उठाया ही नहीं था, क्योंकि उसका मानना है सच्चा मर्द कभी भी दूर से वार नहीं करता, वो सामने से वीरों की तरह लड़ता है। ये बात तो सही है, मर्द लोग सामने से वार करते हैं। अब अर्स मिलियस से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार धनुष जरूर ट्राई करे। अर्स के मनाने पर मिलियस मान जाता है और वो अपना पहला एरो शूट करता है, जो कि टारगेट के सेंटर से ज्यादा दूर नहीं था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो तुक्के से हुआ होगा। जिसके बाद मिलियस और भी एरो शूट करता है और अब सभी को यकीन हो जाता है कि मिलियस के पास तीरंदाजी का टैलेंट है। मिलियस भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, जरूरी नहीं है मर्द लोग दूर से भी वार कर सकते हैं। पर अब अर्स यहाँ पर फंस चुका था कि आखिर उसे मिलियस के टैलेंट के बारे में कैसे पता चला। अर्स कह देता है कि उसने बस अंदाजा लगाया था। वो अपनी पावर से किसी के भी स्टैट्स देख सकता है, पर सिर्फ खुद के नहीं। शाम को अर्स अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और वो अपने फादर रेवन के स्टैट्स देखता है। रेवन एक काफी अच्छे लीडर और एक काफी अच्छे योद्धा हैं। वो अर्स की तारीफ करते हैं कि उसकी आंखें कितनी कमाल की हैं, जो दूसरों के टैलेंट को देख लेती है। ये तो गॉड का एक गिफ्ट है और वैसे भी आगे चलकर अर्स को ही सब संभालना है, इसीलिए उसे अभी से बहुत मेहनत करनी होगी। ये सुनकर अर्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो अपना ज्यादातर टाइम पढ़ाई पर ही देता है, क्योंकि वो जानता है ज्यादातर रूलर्स और पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचारी हैं, जिस वजह से आम जनता अक्सर परेशान रहती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और फ्यूचर में अर्स को भी एक लीडर बनना है, तो उसे ही सब संभालना होगा। अब अर्स चुपके से अकेले ही बाजार जाता है ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ टैलेंटेड लोगों को ढूंढ सके और अपनी एक सेना तैयार कर सके। पर काफी देर कोशिश करने के बाद भी अर्स को कोई नहीं मिलता और वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है एक गरीब लड़के को धक्का मारकर भगाया जा रहा है। असल में ये लड़का एक मैल्कन है। मैल्कन उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें दूर देशों से गुलामी करवाने के लिए लाया जाता है। इस लड़के का नाम रिट्स है। अर्स जाता है और रिट्स को एक ताजा ब्रेड देता है और जब वो रिट्स के स्टैट्स देखता है तो वो पागल ही हो जाता है, क्योंकि रिट्स हर चीज में बहुत अच्छा है। रिट्स ब्रेड खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है और अर्स उसका पीछा करता है। रिट्स कहता है अरे बस कर भाई। पर अर्स तो उसे #अर्स आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहता था। रिट्स इस ऑफर के लिए डायरेक्टली मना कर देता है, क्योंकि एक मैल्कन किसी नोबल के साथ कैसे काम कर सकता है। जिसके बाद रिट्स वहाँ से जाने लगता है और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। अर्स उसे लालच देता है कि अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा तो उसे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने मिलेगा। रिट्स खाने के लालच में अर्स के साथ चले जाता है, पर लोवेंट हाउस में रिट्स को अर्स से अलग नॉर्मल बर्तनों में खाना दिया जा रहा था, क्योंकि वो छोटी जात का है। ये देखकर अर्स को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी चेयर खींचकर रिट्स के पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ अपना खाना शेयर करता है। मेट्स अर्स को बताते हैं रिट्स को खाना खाकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर अर्स तो उनसे लड़ लेता है क्योंकि रिट्स उसका मेहमान है और वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। खाना खाने के बाद अर्स रिट्स को अपने फादर से मिलवाता है ताकि वो उनकी परमिशन ले सके, पर उसके फादर तो रिट्स को देखते ही मना कर देते हैं, क्योंकि एक मैल्कन उनके आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकता। अर्स कहता है भले ही इसकी शक्ल चोरों जैसी है, पर इसमें कूट कूट कर टैलेंट भरा है। रावन फिर भी उसे मना ही करते हैं, क्योंकि एक मैल्कन में टैलेंट हो ही नहीं सकता। जिसके बाद अर्स कहता है कि रिट्स अपना टैलेंट प्रूव भी कर सकता है। रावन रिट्स के साथ 1v1 बैटल करना चाहते थे ताकि वो देख सके कि आखिर रिट्स में इतना कितना टैलेंट है। अगर वो ये बैटल जीत गया तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है और इस बैटल में रावन सिर्फ अपना एक ही हाथ यूज करेंगे, क्योंकि वो रिट्स से कई ज्यादा स्किल्ड है। बैटल में जाने से पहले अर्स रिट्स से कहता है अगर वो चाहे तो मना कर सकता है, पर अर्स सच में चाहता
चाहता है कि रिट्स उसके साथ हो। ये सुनकर रिट्स काफी मोटिवेट हो जाता है और वो अर्श से प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। जिसके बाद ये लोग ग्राउंड में पहुंचते हैं और अपने लिए एक एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड चुन लेते हैं। अब इनकी फाइट शुरू होती है और रावन के पहले ही अटैक से रिट्स को पता चल जाता है कि रावन कितने स्ट्रॉन्ग है। रावन कंटिन्यूअसली रिट्स पर अटैक करते जा रहे थे और रिट्स जैसे तैसे उनके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। वहाँ मौजूद लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये मैल्कन खुद को समझता क्या है, उसने सोच भी कैसे लिया कि वो लॉर्ड का सामना कर पाएगा। जिसके बाद रावन रिट्स के शोल्डर पर अटैक करते हैं और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये सब रावन ने सिर्फ एक हाथ से किया था, पर फिर भी रिट्स हार नहीं मानता। वो अर्श के लिए दोबारा उठता है। वो अपनी पूरी ताकत से रावन पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है। वादे के मुताबिक रावन रिट्स को आर्मी में ले लेते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था आगे चल के रिट्स उनके लिए बहुत काम आएगा। जो लोग रिट्स को नीचा दिखा रहे थे अब वो भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद रिट्स को उसका कमरा और नए कपड़े मिल जाते हैं। अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर रिट्स काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो अर्श का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अगर अर्श ने उसकी मदद ना की होती तो वो सड़कों पर भीख मांगते हुए ही मर जाता। वक्त बीतता जाता है और रिट्स अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर कर लेता है। उसने तो अब बैटल्स में जाना भी शुरू कर दिया था, साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करता है। धीरे धीरे घर में सभी लोगों ने रिट्स को एक्सेप्ट कर लिया। मेट्स तो रिट्स की तारीफ करती हैं कि स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ रिट्स कितना हैंडसम है। ये वही मेट्स हैं जो उस बेचारे को गंदे बर्तनों में खाना दे रही थी और अब ये इनको हैंडसम लगने लगा। दोगलापन देख रहे हो। खैर, रिट्स अर्श को ट्यूशन देता है जिसमें वो बताता है ये लोग समरफोर्थ एम्पायर में रहते हैं जो 7 किंगडम से मिलकर बना है, पर 203 साल पहले एंसल के किंग ने बाकी 6 किंगडम्स पर भी कब्जा कर लिया और पूरे देश का किंग बन गया। आज उनका एक वारिस जो किंग है वो अभी सिर्फ 8 साल का है, इसीलिए सारी पावर्स उन पॉलिटिशियंस के हाथ में है जो किंग के करीबी हैं। वो लोग बस अपने फायदे के लिए किंग की पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से पूरे देश में लड़ाई और दंगे हो रहे हैं। मिशन किंगडम का गवर्नर काफी बूढ़ा हो चुका है और कभी भी टपक सकता है। उसके 2 बेटे हैं। वैसे तो राजगद्दी बड़े बेटे को दी जाती है, पर यहाँ छोटा बेटा ज्यादा काबिल है। तो गवर्नर के जाने के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई तो जरूर होगी। अर्श सोचता है अगर ऐसा हुआ तो उसके फादर किसकी साइड लेंगे। फ्यूचर में अर्श भी एक लॉर्ड बनेगा और कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीजों का हिस्सा होगा। इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काबिल लोगों की एक टीम बनाना चाहता है जिनकी मदद से वो अपने राज्य को ऊंचाइयों तक लेकर जाए। अब रिट्स और अर्श टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए टाउन की तरफ जाते हैं। वहीं बाहर रावन अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो अर्श से कहते हैं अच्छा होगा कि अगर इन्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास मैजिक का टैलेंट हो, क्योंकि मेज बैटल फील्ड में बहुत ज्यादा काम आते हैं और अभी आर्मी में किसी के भी पास हाई लेवल मैजिक नहीं है, इवन अर्श के पास भी नहीं। उसे तो बस मैजिक का के आता है। जिसके बाद ये लोग घोड़े पर बैठकर कनार डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। यहाँ अर्श बहुत सारे रईस लोगों को देखता है और कहता है वो एक दिन लैम्बर्ग के लोगों को भी ऐसी ही लाइफ देना चाहता है। अब अर्श अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और लोगों के स्टैट्स देखता है, पर फिर भी उसे कोई भी काबिल इंसान नहीं मिलता। सभी के पास बस लो लेवल स्किल्स थी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी अर्श को कोई नहीं मिलता और वो थक हार कर एक फाउंटेन के नीचे बैठ जाता है। रिट्स उसे हिम्मत देता है कि उन लोगों ने अभी ही शुरू किया है, अभी उनके पास बहुत टाइम है और शाम तक उन्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। जिसके बाद ये लोग टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। तब अर्श की नजर कुछ गरीब लोगों पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि जो टाउन उसे ऊपर से सुंदर और अमीर लग रहा है, वहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके सर में छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है। वो चाहता है कि वो एक ऐसी जगह बनाए जहाँ कोई भी इंसान भूखा ना सोए। रिट्स को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि अर्श सभी के बारे में सोचता है और एक टाइम पर वो भी ऐसी ही जिंदगी जिया करता था। जिसके बाद रिट्स अर्श को कुछ खिलाने लेकर जाता है। इतना सारा डिलीशियस खाना देखकर रिट्स का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करता है और अपने लिए एक कैंडी लेने जाता है, पर तभी एक बच्चा उसका पर्स छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रिट्स बिना वक्त गवाए और उसको अपनी गोदी में उठाता है और उस चोर का पीछा करता है। भागते भागते ये लड़की एक गली में जाती है जहाँ उसे 3 गुंडे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। अर्श उन्हें रोकता है पर वो लोग अर्श को ही मारने आने लगते हैं, पर रिट्स के होते हुए कोई अर्श को छू भी नहीं सकता। रिट्स अकेले ही सबको धूल चटा देता है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अर्श उस लड़की के स्टैट्स चेक करता है और उसे पता चलता है ये लड़की एस रैंक की मेज है, मतलब टॉप लेवल की जादूगर। इसकी बाकी स्किल्स भी कमाल की थी। इस लड़की का नाम शार्लेट है और ये एक अनाथ
अनाथ है जो सड़कों पर ही रहती है। अपना पेट पालने के लिए शार्लेट लोगों से खाना भी मांगती है, पर वो लोग इसे मारकर भगा देते हैं और मजबूरी में इसे चोरी करनी पड़ती है। अर्श शार्लेट से डायरेक्टली पूछ लेता है, क्या तुम मेरी #अर्श आर्मी ज्वाइन करोगी? शार्लेट सीधे ही मना कर देती है क्योंकि वो किसी बच्चे की नौकर नहीं बनना चाहती। रिट्स कहता है वो शार्लेट के ओपिनियन की कद्र करता है, पर उसने अर्श का पर्स चुराया है जो कि अब उसे वापस करना होगा। शार्लेट चुपचाप उसे पर्स वापस दे देती है क्योंकि इन लोगों ने उसकी जान बचाई है। अर्श समझ जाता है कि इसे पर्स चुराने की जरूरत पड़ रही है, मतलब इसकी जिंदगी आसान नहीं है, और वो उसे अच्छा खाना और सैलरी भी देगा। पर शार्लेट को लगता है अर्श के पास पैसा है तो वो खुद को महान समझ रहा है और शार्लेट के सामने पैसों का घमंड दिखा रहा है। अर्श उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं है, वो तो बस शार्लेट की मदद करना चाहता है। पर शार्लेट समझना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि रईस लोग बस गरीबों का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। असल में शार्लेट को भी किसी स्लेव ट्रेडर ने एक नोबेल आदमी को बेच दिया था, पर वो उनसे बच के भाग गई थी और ये 3 गुंडे उसे वापस लेने आए थे। अर्श कहता है अगर ऐसा था तो शार्लेट को कहीं दूर देश में भागना था, वो इसी शहर में क्यों रुकी हुई है। तभी वहाँ 4 छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और शार्लेट ही इनका ध्यान रखती है। वो इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अर्श को बहुत बुरा लगता है और वो शार्लेट को अपना पर्स खुशी खुशी दे देता है। ये लोग आज की रात कैनार में ही रुकते हैं। अर्श बालकनी में ही बैठा हुआ था और शार्लेट के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके पास रिट्स आता है और उससे कहता है वो समझ सकता है शार्लेट के साथ नोबल्स ने जरूर बहुत बुरा सलूक किया है, इसीलिए वो सभी नोबल्स को उसी नजरिए से देखती है। पर इस वक्त ये लोग कुछ नहीं कर सकते और बहुत रात हो चुकी है, अर्श को अंदर चलना चाहिए। तभी अर्श देखता है वही 4 बच्चे शार्लेट का नाम चिल्लाते हुए कहीं भाग रहे थे। अर्श तुरंत ही उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। बच्चे बताते हैं उन गुंडों ने शार्लेट को पकड़ लिया है। ये लोग शार्लेट को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, पर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरता और ये देखकर वो लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 2 लोगों को दर्द में तड़पते हुए देखना पसंद है। अब इनकी नजर उस पर्स में जाती है जो शार्लेट को अर्श ने दिया था। वो लोग शार्लेट से पर्स छीन लेते हैं क्योंकि उसमें पैसे भरे हुए थे, पर शार्लेट उठती है और अपना पर्स वापस लेती है और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, पर वो नहीं भाग पाती। ये लोग शार्लेट को और मारने वाले थे, पर तभी वहाँ रिट्स आता है। गुंडे रिट्स की तरफ हमला करते हैं, पर रिट्स अकेले ही सबकी छुट्टी कर देता है और शार्लेट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अरे भाई, उसे बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे वो लोग, वो ठीक कैसे होगी? अर्श उस स्लेव ट्रेडर एल्बर्ट से कहता है कि वो शार्लेट को जाने दे। एल्बर्ट अर्श के कपड़े देखकर समझ जाता है कि ये एक नोबल फैमिली से है और अर्श से कहता है अरे सर, ये तो एक गुलाम है, ये सामान है जिसे हम जैसे लोग बेचते हैं और आप जैसे लोग ही तो इन्हें खरीदते हैं। अर्श कहता है वो ऐसा नहीं है। शार्लेट भी अर्श को इन सब चीजों से दूर रहने के लिए बोलती है। अर्श ने शार्लेट के स्टैट्स में एक चीज नोटिस की थी कि शार्लेट का कोई एम्बिशन नहीं है, मतलब उसे खुद से और अपने फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है और इसीलिए उसकी आंखें भी इतनी खाली हैं। एल्बर्ट को ये सब सुनकर बहुत हंसी आती है क्योंकि ऐसे ठरकी बुढ़ाऊ के लिए स्लेव इंसान थोड़ी होते हैं, वो तो सामान है। और एल्बर्ट को अच्छा सुनाता है कि वो किसी के दर्द पर कैसे हंस सकता है, उसे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये देखकर बेचारी शार्लेट को रोना आने लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे समझा है, उसके दर्द को समझा है। अब एल्बर्ट एक पहलवान को बुलाता है जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा डरावना था, पर अर्श जानता था ये रिट्स के सामने कुछ भी नहीं है और बस 1-2 पंचेस और किक्स में रिट्स इसकी भी छुट्टी कर देता है। अर्श शार्लेट को यहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाना चाहता था, पर फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि स्लेव ट्रेड कैनार डिस्ट्रिक्ट में लीगल है, जिस वजह से वो शार्लेट को एल्बर्ट से खरीदने की बात करता है। पर एल्बर्ट शार्लेट को बेचना नहीं चाहता था क्योंकि उसे किसी और ने खरीद रखा था, पर रिट्स के समझाने पर वो समझ जाता है और चुपचाप शार्लेट को अर्श को बेच देता है। वहाँ से निकलने के बाद शार्लेट इन दोनों को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जो कि काफी ऊंचाई में थी। वहाँ से शहर का नजारा और सनराइज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। ये शार्लेट का सीक्रेट स्पॉट है, वो यहाँ अक्सर ही आया करती है। जब भी वो इस नजारे को देखती है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती है। शार्लेट को रियलाइज हो गया कि अर्श अच्छा इंसान है, वो दूसरों की परवाह करता है, इसीलिए शार्लेट
उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रिट्स उसके टैलेंट को टेस्ट करने के लिए उसे एक लॉकेट देता है, पर शार्लेट को तो कोई मैजिक स्पेल कास्ट करना ही नहीं आता था, जो कि उसे रिट्स ही सिखाता है कि कैसे किसी स्पेल को कास्ट किया जाता है। शार्लेट वैसा ही करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है जो कि अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। ये इतना बड़ा था कि शहर के लोग भी इसे देख लेते हैं और सर रिट्स का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। इवन शार्लेट को भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये भी कर सकती है और शार्लेट को अपने टैलेंट से काफी खुशी होती है। वो रिट्स के साथ जाने के लिए तो तैयार थी, पर फिर भी उसे कहीं ना कहीं उन 4 बच्चों की चिंता थी। शार्लेट के जाने के बाद वो लोग कैसे जिएंगे। अर्स बताता है शार्लेट को रहने के लिए घर दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा और कुछ सैलरी भी मिलेगी जिससे वो बच्चों की मदद कर सकती है। शार्लेट अर्स का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि यहाँ से शार्लेट की जिंदगी अब बदल जाएगी। जाने से पहले वो अपने 4 नन्हे दोस्तों से मिलती है। वो सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, पर खुशी खुशी शार्लेट को अलविदा कर देते हैं, जिसके बाद वो अर्स के साथ लैम्बर्ग चले जाती है। रावन शार्लेट को देखते ही मना कर देते हैं क्योंकि औरतें वार में नहीं जाती, पर जब वो उसका टैलेंट देखते हैं वो शार्लेट से कहते हैं, अरे बेटा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो ना। वक्त बीतता जाता है और अब अर्स 6 साल का हो चुका है। पड़ोसी किंगडम के साथ इनके थोड़े मसले चल रहे हैं जिसे सुलझाने के लिए इन्हें जंग पर जाना पड़ता है। सभी लोगों की मेहनत और हार्ड वर्क की वजह से ये लोग जंग जीत भी जाते हैं, पर स्टार ऑफ द शो तो शार्लेट है, जिसे लोवेंस लेडी ऑफ फ्लेम्स के नाम से जाना जाने लगा। शार्लेट अपने टैलेंट की वजह से बहुत ही कम टाइम में पूरे राज्य में फेमस हो गई और अब अर्स की जायदाद में 2 और हिस्सेदार आ चुके हैं जो कि ट्विंस हैं, एक लड़का है और एक लड़की। रिट्स को पता चलता है उनके टाउन में अभी अभी एक हंटर की फैमिली आई है जिसमें 2 भाई काफी ऊंचे और स्ट्रॉन्ग हैं। चारों तरफ बस इनकी ही चर्चा हो रही है और शायद अर्स को इनमें भी कोई टैलेंट दिख जाए। अर्स ये जानकर काफी खुश होता है और इन हंटर भाइयों से मिलने जंगल की तरफ जाता है। ये लोग घोड़े पर बैठकर निकल ही रहे होते हैं और शार्लेट भी इनके साथ जाना चाहती थी क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, पर ये 3 लोग घोड़े पर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, स्पेशली अर्स, और बेचारा घोड़ा तो चल भी नहीं पा रहा था। रिट्स कहता है शार्लेट को उतर जाना चाहिए क्योंकि उसके वेट की वजह से घोड़ा चल भी नहीं पा रहा। इनडायरेक्टली उसने शार्लेट को मोटी बोल दिया। शार्लेट कहती है कि रिट्स को उतरना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा भारी है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, पर बेचारा अर्स अलग ही परेशान था। तभी इनके सामने से मेरी बहन जा रही थी जिसे कोई तीर मार देता है। RIP बहन। ये लोग वही हंटर्स हैं जिनकी बात रिट्स कर रहा था। अर्स इनके स्टैट्स चेक करता है और ये दोनों ही बहुत काबिल हैं। गेटस इन्फेंट्री में A रैंक पर है और मार्कस तीरंदाजी में। अर्स तो खुशी हो जाता है और इन दोनों को #अर्स आर्मी ज्वाइन करने बोलता है, पर इनका मानना था पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये लोग अपने मेहमानों को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं जो कि तीनों को ही काफी पसंद आता है। अब अर्स इनके फादर से डायरेक्ट बात करता है कि वो चाहता है कि उनके दोनों ही बेटे #अर्स आर्मी ज्वाइन कर लें। ये सुनकर पिताजी तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि बेटों को भी अपना नाम कमाने का मौका मिल रहा है और वो मान जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि अर्स की उम्र का ही उनका एक और बेटा है रोजेल, पर वो अर्स की तरह मैच्योर नहीं है। मुझे लगता था कि सिर्फ देसी पेरेंट्स ऐसे कंपेयर करते हैं, पर लगता है ये एक यूनिवर्सल चीज है। इतनी देर में रोजेल वहाँ से एक ब्रेड चुराकर भागता है, पर उसके पिताजी उसको पकड़ लेते हैं और डांटते हैं कि वो मेहमानों को नमस्ते किए बगैर ही जा रहा है। अर्स को स्टैट से पता चलता है कि रोजेल असल में कितना स्मार्ट है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं ये जानकर, और वो भी उसे #अर्स आर्मी ज्वाइन करने बोलता है। रोजेल को लगता है ये लोग जबरदस्ती उसे वार में भेजकर पिटवाना चाहते हैं। रोजेल कहता है अपनी अर्स आर्मी की बत्ती बना और उसका दिया जला ले। पिताजी अर्स से अपने पुत्र के व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। असल में 2 साल पहले रोजेल जब 3 साल का था तब उसकी मॉम की मृत्यु हो गई और तब से ही उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। अर्स रोजेल के रूम में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर रोजेल सिर्फ डर रहा था। तभी अर्स उसके हाथ में एक बुक देखता है और उसे पता चलता है रोजेल को बुक्स पढ़ना काफी पसंद है क्योंकि उसकी मॉम उसे ये बुक पढ़कर सुनाया करती थी। वो जब भी बुक्स पढ़ता है वो सब कुछ भूल जाता है। अर्स रोजेल को अपनी लाइब्रेरी में इनवाइट करता है जहाँ रोजेल बहुत सारी बुक्स पढ़ सकता है। ये सुनकर रोजेल अर्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब वो अर्स के घर जाता है उसे एक क्यूट एंजल से डर लग रहा था जो कि उसे बस हाय बोलना चाहती थी। शार्लेट इन दोनों भाइयों को उनका रूम दिखाती है और रिट्स इन दोनों को लाइब्रेरी में लाता है।
रोज़ेल तो बुक देखकर खुश ही हो जाता है। वो इतना बुक पढ़ता है कि उसे नींद ही आ जाती है। तुम्हारी तरह नहीं जिसे बुक खोलने से ही नींद आ जाती है। अब इनके जाने का वक्त हो जाता है पर रोज़ेल अभी भी सो रहा था। केटन बताता है रोज़ेल ने कभी पढ़ना सीखा ही नहीं है। उनकी मॉम ही रोज़ेल को बुक पढ़कर सुनाती थी और वैसे भी हंटर्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इन लोगों ने कभी पढ़ना सीखा ही नहीं। पर रोज़ेल इतना स्मार्ट है कि उसने अपनी मॉम को सिर्फ सुनकर ही पढ़ना सीख लिया। अर्श को तो किसी भी कीमत में रोज़ेल चाहिए था, पर पहले रोज़ेल को अपने पिताजी के सामने खुद को साबित करना होगा कि वो हंटिंग के अलावा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके केस में उसका वेपन स्टैमिना और स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसका दिमाग है। रोज़ेल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ट्रैप बनाता है जिसमें उसके भाई उसका सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि दोनों बड़े भाई घर से चले जाएंगे तो पिताजी को खुद हंटिंग करनी होगी, इसलिए रोज़ेल ने दिमाग लगाकर एक ट्रैप बनाता है जिसमें मेरी बहन खुद ही आके फंस जाती है और उसमें इतना दिमाग तो है नहीं कि वो बाहर निकल पाए। रोज़ेल ने कुछ ऐसे पौधे भी लटका दिए हैं जिनकी स्मेल से मदर और बेबी पिगीज दूर रहें, और अगर गलती से कोई बेबी फंस भी गया तो उसके जाने के लिए रास्ता भी है। पिताजी कहते हैं रोज़ेल तुम मेरे घर से निकल जाओ, कल अपने भाइयों के साथ चले जाना। रोज़ेल को लगता है उसके पिताजी उससे नफरत करते हैं, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसकी मॉम की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और ऐसे ही उनकी मृत्यु भी हो गई। रोज़ेल खुद को अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार मानने लगा और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रात को ये लोग छत में चढ़कर फेयरवेल मना रहे थे। दोनों भाई पिताजी का शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। पिताजी कहते हैं मेरा नहीं, अपनी माता का शुक्रिया अदा करो। गेटन के पूछने पर पिताजी बताते हैं उन्हें रोज़ेल का ट्रैप बहुत पसंद आया, पर वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। उन्हें अपने ही बच्चे का टैलेंट नजर नहीं आया। वो रोज़ेल को डिजर्व ही नहीं करते, इसीलिए वो उसे ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहाँ उसके टैलेंट की इज्जत की जाए। रोज़ेल बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, वो मुझे उतना ही प्यारा है जितने तुम दोनों हो, इसलिए बेटा उसका ख्याल रखना। रोज़ेल भी ये बातें सुन रहा था और उसे रोना आ जाता है। अगले दिन वो जाने से पहले अपने पिताजी से प्रॉमिस करता है कि वो खूब मेहनत करेगा और बहुत पढ़ाई करेगा ताकि उसके पिताजी को उस पर प्राउड फील हो। जिसके बाद ये लोग अर्श के साथ चले जाते हैं। 3 साल और बीत जाते हैं। अर्श अब 9 साल का हो चुका है। तुम्हें याद है वो बूढ़ा गवर्नर? वो पिछले 1 साल से काफी ज्यादा बीमार है। वो चाहता है कि उसका छोटा बेटा वासमार्क अगला गवर्नर बने और बड़ा बेटा कोरन इस बात से खुश नहीं है। उसका कहना है कि गवर्नर ने कोरन को ही चुना था, पर वासमार्क ने डॉक्यूमेंट बदल दिए और इसीलिए उसने जंग छेड़ दी। अब कुछ लोग बड़े बेटे के साइड हैं तो कुछ लोग छोटे के, और इस तरह से मिशन के 2 हिस्से हो गए। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पड़ोसी किंगडम शीट्स ने इन पर हमला कर दिया और इसी एरिया में अर्श का भी टाउन है। पर उसके फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए अब अर्श को खुद को तैयार करना होगा युद्ध में जाने के लिए। पर रावण ये नहीं चाहते थे क्योंकि अर्श अभी भी बच्चा ही है और उन्होंने इस बच्चे की एंगेजमेंट तय कर दी एक दूसरी बच्ची के साथ। अर्श अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है और शार्लेट कहती है मुझे तो लगा था तुम मुझसे शादी करोगे। अर्श से मिलने कोई आया है, ये और कोई नहीं अर्श की होने वाली वाइफ है। अर्श काफी घबराया हुआ था क्योंकि पिछले जन्म में तो बेचारे के पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और अभी उसे डायरेक्ट वाइफ मिल रही है। इसका नाम लीशिया है। अर्श लीशिया के स्टैट्स देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि लीशिया में डिप्लोमेसी और एम्बिशन काफी ज्यादा है। कहीं वो इनके राज्य को हथियाना तो नहीं चाहती। पर कुछ भी कहो, अर्श को लीशिया काफी ज्यादा क्यूट लगती है। अब लीशिया का वेलकम फूलों के साथ किया जाता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिसके बाद उसकी पेट पूजा कराई जाती है। उसे खाना भी काफी ज्यादा पसंद आता है। ये दोनों मस्त खाना खा रहे थे, पर शार्लेट और रोज़ेल इन पर नजर रखे हुए थे क्योंकि अर्श की तरह इन्हें भी लीशिया पर शक है। अब अर्श लीशिया को अपना शहर घुमाता है। उसे रास्ते में कुछ लोग ग्रीट करते हैं जहां वो लीशिया को भी इंट्रोड्यूस करता है। इन लोगों को बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि लीशिया अर्श की फियांसी है। दूसरी तरफ एक आदमी दुकानदार से लड़ रहा था क्योंकि दुकानदार ने गलत चीज बना दी। अर्श सोचता है उसे लड़ाई सुलझाने जाना चाहिए, इससे लीशिया के सामने उसकी इज्जत बनेगी। पर अगर लड़ाई नहीं सुलझी तो बहुत गंदी बेइज्जती होगी। तभी लीशिया कहती है कि वो अर्श के लिए लड़ाई को सुलझा सकती है, पर बदले में उसे एक फेवर चाहिए। जिसके बाद वो उन लोगों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो लोग तो अपनी लड़ाई ही भूल जाते हैं और अर्श को कांग्रेट्स करने लगते हैं। लीशिया कहती है कि इनकी लड़ाई साउंड स्टोन और फ्लेम स्टोन के लिए हो रही है, तो अगर ये लोग चाहें तो लीशिया इनके साथ ट्रेड कर सकती है और वो इन लोगों को ज्यादा कीमत देने को भी तैयार है।
अब इनका सारा मसला हल हो जाता है और लीशिया तो सारा क्रेडिट अर्श को ही दे देती है कि अर्श ने ही उसे ये सजेस्ट किया था। और वहाँ के लोग तो अर्श को अभी से अपना लॉर्ड मान लेते हैं। शाम को वापस घर जाते वक्त लीशिया अर्श से उस फेवर के बारे में बात करती है। वो बस ये जानना चाहती थी कि अर्श को किस तरह के लोग पसंद है। पहले तो अर्श को समझ नहीं आता कि ये कैसा सवाल है। फिर वो थोड़ा सोचता है और कहता है उसे सच बोलने वाले लोग पसंद है, जो माइंड गेम्स नहीं खेलते। लीशिया को एक ऑनेस्ट आंसर मिल जाता है और वो काफी खुश हो जाती है। रात को खाना वाना खाने के बाद अर्श सोने जा रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर लीशिया के दिमाग में चल क्या रहा है, और लीशिया उसके बेड पर ही थी। भाई ये अभी सिर्फ 8-9 साल के हैं। असल में लीशिया अर्श से कुछ पर्सनल बात करना चाहती है। वो बताती है उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है। वो इंसान को देखकर ही बता सकती है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, भले ही वो छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले। जब वो अर्श से मिली थी तब अर्श उसे शक की नजरों से देख रहा था। उसने इवन अर्श को कंफर्टेबल कराने की भी कोशिश करी, पर कुछ काम नहीं किया। और आखिर ऐसा है क्या जिस वजह से अर्श लीशिया पर भरोसा नहीं कर रहा। अब अर्श भी लीशिया से कुछ नहीं छुपाता और उसे बता देता है अपनी सुपर पावर्स के बारे में, जिस वजह से उसे लगा कि लीशिया के इरादे ठीक नहीं हैं और उसने लीशिया पर शक किया। लीशिया अर्श की बातों पर यकीन कर लेती है और उसे बताती है उसमें एम्बिशन है एक ऐसे इंसान को पाने का जिसे लीशिया से लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। अब ये दोनों ही शर्माने लगते हैं। लीशिया ने नोटिस किया था लैम्बर्ग के लोग अर्श को अपने लॉर्ड से ज्यादा अपनी फैमिली मानते हैं। तभी वो लोग लीशिया के बारे में जानकर इतने खुश हो गए थे। इसीलिए अब लीशिया भी अर्श से प्यार करने लगी है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। यार ये लोग सच में 8-9 साल के हैं। मतलब इस उम्र में बच्चे घर घर खेलते हैं और ये लोग एक दूसरे के बेडरूम में घुसकर घर बसा रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके लीशिया अपने रूम में चले जाती है और अर्श भाई इधर पागल हो रहे थे कि किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया है। अगले दिन लीशिया अपने घर के लिए निकल जाती है। उसने अपने आसपास हमेशा ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा दिखावा करते हैं। सभी लोग बस झूठ बोलते हैं और अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं ताकि इन लोगों की इज्जत समाज में बनी रहे। और इसीलिए लीशिया को अपनी ये पावर एक श्राप की तरह लगती थी, क्योंकि वो लोगों के नेगेटिव इमोशंस को समझ पाती थी। पर एक दिन उसने देखा एक हाई क्लास लड़के को एक मिडिल क्लास लड़की से प्यार हो जाता है और वो इसे झूठ फरेब की दुनिया से दूर ले जाता है। इसलिए लीशिया को भी एक बड़े घर में शादी करनी थी। पर जब वो अर्श से मिली उसने देखा कि अर्श के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो सभी के लिए काइंड है और उसे अपने लोगों के लिए एक बेहतर राज्य बनाना है। वो अपने टाउन के लोगों को अपनी फैमिली मानता है। इनकी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और बस इसीलिए लीशिया को अर्श से प्रेम विवाह करना है। वक्त बीतता गया और ये दोनों एक दूसरे को खत भेजने लगे कि क्या मेरे बाबू ने थाना थाया। और अब अर्श भी लीशिया को पसंद करने लगा है। वो डिसाइड करता है कि वो जल्द ही लीशिया को इस बारे में बता देगा। पर रावेन की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी है। 2 साल और बीत जाते हैं पर रावेन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब रावेन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी तरफ बूढ़े गवर्नर का कोई मर्डर कर देता है। सैनिकों ने उस मुजरिम को घेर लिया था पर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये राज भी उसी के साथ चला जाता है कि उसे किसने भेजा था। रावेन को भी इस बारे में पता चलता है और वो अपनी चिल्हर पार्टी से डिस्कस करते हैं। रोजेल बताता है कि अब लाशें बिछेंगी, लाशें, खून की बारिश होगी। इनके डिस्ट्रिक्ट का हेड लॉर्ड लुमेर तो कोरन को ही सपोर्ट करेगा और यही लैम्बर्ग भी फॉलो करेगा। अगले ही दिन लॉर्ड लुमेर का लेटर आता है और वो कनाय डिस्ट्रिक्ट के सभी लॉर्ड की एक मीटिंग रखते हैं। रिट्स और शार्लेट जाने के लिए तैयार थे क्योंकि रावेन की हालत ठीक नहीं है, पर अर्श खुद भी जाता है अपने पिता के बदले और इस बारे में रावेन को कुछ नहीं पता। अर्श गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन देता है और इनविटेशन कार्ड दिखाता है, पर गार्ड को उस पर भरोसा नहीं था। पर जैसे ही वो गार्ड शार्लेट को देखता है वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है और रिट्स को देखकर तो वो डर ही जाता है कि उसके सामने रिट्स खड़ा है। अंदर जाते ही इन्हें लॉर्ड लुमेर का असिस्टेंट मेनस मिलता है और इसके स्टैट्स भी कुछ कम नहीं थे। वो तो रिट्स और शार्लेट को लुमेर आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है, पर ये दोनों उसे साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग लोवेंट फैमिली के लिए लॉयल हैं। अब ये तीनों मीटिंग में जाते हैं। अर्श काफी ज्यादा नर्वस था। वो सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोमेर टाउन के लॉर्ड अर्श को पहचान लेते हैं
क्योंकि वो अर्स के साथ बचपन में खेला करते थे। इवन वो तो अर्स के लिए कुकीज भी लाए थे। पर दूसरी तरफ टोरबे क्वेस्टा के लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब यहाँ लॉर्ड लुमेर आते हैं जो पूरे केनाय डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड हैं। स्टैट्स के अकॉर्डिंग ये सभी चीजों में काफी अच्छे हैं। लुमेर सभी को अपना फैसला सुनाते हैं कि वो कोरन के साइड हैं और कभी भी सिविल वार स्टार्ट हो सकती है। पड़ोसी राज्य शीट्स सिचुएशन का फायदा उठाकर कभी भी हमला कर सकता है, तो सभी को अपनी सेना के साथ तैयार रहना होगा। लुमेर अर्स के पास आते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सुना, दुआ करूंगा वो जल्दी ठीक हो, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी कम उम्र में भी अपने पिता की काम में मदद कर रहे हो। अर्स कहता है वो अपना बेस्ट देगा। साथ ही उन्हें रिट्स और शार्लेट से भी काफी उम्मीदें हैं। लुमेर के जाने के बाद हैमंड अर्स के पास आते हैं। ये और कोई नहीं, लीशिया के फादर है। वो अर्स से लीशिया के बारे में बात करना चाहते थे। असल में लीशिया कुछ दिनों से काफी चिंतित है क्योंकि अर्स उसके खत का रिप्लाई नहीं कर रहा। अब बेचारे अर्श की फादर की तबीयत ठीक नहीं है और राज्य में जंग का माहौल है। इंसान तैयारी ना करे, पहले बंदी का रिप्लाई करे। हैमंड बताते हैं पहले लीशिया अक्सर अकेले रहा करती थी। हैमंड भी काम की वजह से उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, पर जब से वो अर्श से मिली है वो खुश रहने लगी है। वो अर्श की सच में फिक्र करती है। हैमंड को भरोसा है लीशिया लोवेंट फैमिली में जाकर बहुत खुश रहेगी। वो अर्श से रिक्वेस्ट करते हैं लीशिया का हमेशा ध्यान रखने के लिए, और अर्श भी उनसे वादा करता है। घर जाकर अर्श रावेन को सब बताता है और उसे लगता है कि अब उसे डंडे पड़ेंगे क्योंकि वो बिना बताए गया था। पर रावेन को अर्श पर नाज होता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया। अर्श अब और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। आने वाले वार में उसे ही लीड करना होगा क्योंकि रावेन नहीं जा सकते। हालांकि जब अर्श अपने पहले वार पे गया था तब उसने सब बिगाड़ दिया था क्योंकि उसने इस बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तभी रोजेल भागते हुए आता है क्योंकि शीट्स ने कोमेर में हमला कर दिया है और अब इन्हें भी कोमेर के साथ शीट्स से लड़ना होगा क्योंकि कोमेर के बाद उनका अगला टारगेट लैम्बर्ग ही होगा। अर्श घबरा जाता है क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है, पर उसे ये करना ही होगा। वो सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है अपना प्लान बताने के लिए, पर तभी रावेन वहां आते हैं और वो अर्श को वार में जाने से मना करते हैं। अर्श कहता है पर आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि आप जाओ। रावेन कहते हैं अगर उन्हें कुछ हुआ भी तो कम से कम वो अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद होंगे, पर फिर भी अर्श उन्हें नहीं जाने देना चाहता था। अब रावेन एक क्रिमिनल को बुलाते हैं जिसने हर तरह के पाप किए हैं, चोरी, चकारी, मर्डर, और इसका मृत्यु दंड रावेन की खराब तबीयत की वजह से रुका हुआ था, पर अब उसे सजा दी जाएगी और अर्श को ये सब देखना होगा। अगर अर्श बिना कुछ फील किए सब देख लेगा तो उसे रावेन वार में जाने देंगे क्योंकि वहां तो उसे कई लोगों को मरते हुए देखना होगा और कई लोगों को मारना भी होगा। अब लॉर्ड रावेन के कहने पर एक कुल्हाड़ी से उस क्रिमिनल का सर काट दिया जाता है। अर्श ये नहीं देख पाता, वो अंदर से टूट जाता है और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। रावेन उसे समझाते हैं जब उन्होंने पहली बार किसी को मरते हुए देखा था तब वो भी ऐसे ही रो रहे थे। अर्श अभी वार में जाने के लिए तैयार नहीं है। लॉर्ड रावेन सभी सैनिकों को और इन तीनों को लेकर वार में चले जाते हैं, पर अर्श वहीं बैठा रह जाता है। उसे अपने फादर की बात समझ आती है कि वो उसे क्यों नहीं जाने देना चाहते थे। सो आज के लिए बस इतना ही। नोटिफिकेशन ऑन कर लो वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।